आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने पर तारीखी बहस का किया आगाज। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय शहरी का अज़्म, एक भारत के नजरिए को मिली नई जिंदगी। वंदे मातरम की तकसीम के लिए कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। खुसूसी बहस में हिज़्ब इख्तिलाफ भी शामिल। बीजेपी रहनुमाओं ने वंदे भारत पर वजीर आजम के खिताब को बताया तारीखी। कहा, बेनकाब हुआ कांग्रेस और गांधी कुंबे का किरदार। ऐवान में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी बीजेपी ने उठाए सवाल। इंडिगो बहरान की वजह, एयरलाइन की क्रू रोस्टरिंग और प्लानिंग सिस्टम की नाकामी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में दी जानकारी। डीजीसीए के नोटिस पर शाम 6 बजे तक इंडिगो को देना है जवाब। मगरबी बंगाल में एसआईआर के लिए 5 स्पेशल रोल सुपरवाइजर की तकर्री। जॉइंट सेक्रेटरी सतह के आईएएस अफसरान को सौंपी गई जिम्मेदारी। वहीं ममता हुकूमत पर बीएलओ के भत्ते के लिए मुख्तस रकम रोकने के इल्जाम। खेलों में मर्दों की हॉकी में भारत का जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। केप टाउन के स्टेलनबोश में सीरीज जीतने पर भारत की होगी नज़र। 3 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को पहले मैच में शिकस्त देकर भारत ने हासिल की है सबकत। खबरें अब तफसील से। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने के मौके पर लोकसभा में बहस का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल के शानदार सफ़र का जिक्र किया। उन्होंने वंदे मातरम के कई तारीखी पड़ाव पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह सफ़र आसान नहीं रहा। वंदे मातरम ने इमरजेंसी के तौक से लड़ते हुए कौमी शऊर को फिर से जिंदा किया है और आज भी इससे हमवतनों में इत्तेहाद की तहरीक मिलती है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1875 में शुरू होने वाले वंदे मातरम के सफ़र पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 1857 की जंगी आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के बढ़ते जुल्म जबर के दरमियान कौमी जज्बात को बेदार करने के लिए इस गीत का जन्म हुआ। बंकिम दार ने इसे हर घर तक ले जाने का चैलेंज कबूल किया और इसके ज़रिए वंदे मातरम मुल्क के लिए एक नई ताकत बनकर उभरा है। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब
1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। वजीर आजम मोदी ने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर बेटों को याद किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान इन हीरोज़ ने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए मौत की सज़ा को गले लगाया। अगरचे वो सब मुख्तलिफ जेलों में थे, उनका मुश्तरका मंत्र था एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे, जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। कांग्रेस पर तंज करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वही वंदे मातरम जो 1905 में गांधी के ज़माने में मुल्क को जगाया करता था, पिछली सदी में नज़रअंदाज और धोखाधड़ी का शिकार क्यों हुआ। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। ये अन्याय क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी के समझौतों पर सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अपनी खुशामद की सियासत की वजह से कांग्रेस ने वंदे मातरम को तकसीम करने की कोशिश की। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि कांग्रेस पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए वंदे मातरम को भी तकसीम करने पर आमादा हो गई। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने
वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। 18वीं लोकसभा के छठे इजलास से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम वंदे मातरम के 150 साला शानदार सफर की याद मना रहे हैं। एक लाफानी गीत जिसकी हर सत्र भारत की फितरत, मादरियत, खूबसूरती और भारत की आज़ादी के ख्वाबों की ताकत और ताकत की हैरत अंगेज हम आहंगी से गूंजती है। लातादाद बहादुरों ने तशद्दुद और फांसी का सामना करते हुए भी वंदे मातरम का ऐलान किया और अपना सब कुछ मादर वतन के कदमों में पेश कर दिया। हम सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का सपन देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में वंदे मातरम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को जज्बाती करार दिया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वजीर आजम के खिताब ने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह वंदे मातरम ने एक कौम को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के खिताब से इस बात पर रोशनी आती है कि किस तरह से वंदे मातरम ने भारत की जद्दोजहद आज़ादी में एक नई तवानाई डाली और कौमी अज़्म की अलामत बन गई। एस जयशंकर ने लिखा कि जैसी वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसकी लचक, जामियत और यकसर तब्दीली भारत को तरक्की याफ्ता भारत 2047 के हदफ की तरफ ले जा रही है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीखी तकरीर का हवाला देते हुए कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पात्रा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिनाह के खत और नेहरू के दबाव का हवाला देते हुए वंदे मातरम के हवाले से कांग्रेस पार्टी की खयानत को बेनकाब किया और उसके कई हिस्सों को कैसे हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम का ये सलूक कांग्रेस और गांधी खानदान को बेनकाब करता है। पात्रा ने ऐवान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें उसे काट दिया गया। और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है। और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारत थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के 8वें रोज राज्यसभा ने गोवा आतिशज़दगी में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। गोवा के अरपुरा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 अफराद की मौत हो चुकी है। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ पर चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने इस अलमनाक वाक़े का जिक्र करते हुए मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया गया।
मेहनत और रोजगार के वजीर मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि असम के चाय कारकुनों के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए पीने का साफ पानी फराहम किया गया है। क्रैच का भी इंतजाम किया गया है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि 12 लाख कारकुनों में अक्सरियत खवातीन की है और इस शिरकत को मजीद बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान हाउसिंग और शहरी तरक्कियात के वजीर मनोहर लाल ने पिछली हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इंदिरा आवास योजना के तहत देही इलाकों में बड़ी तादाद में मकानात तामीर किए गए थे, लेकिन बहुत से घरों की निस्फ तामीर करके ही उन्हें छोड़ दिया गया और अहल शहरियों को अलॉट नहीं किया गया। मनोहर लाल ने बताया कि इन नामुकम्मल और गैर मुख्तस मकानात से सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से इस मामले पर मुनासिब जवाब देने का मुतालबा किया। हमारे सांसद महोदय ने बताया ये जो इंदिरा आवास योजना है ये भी 2014 से पहले बनाई गई थी। ये अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना थी। शहरों में इसके बराबर में JNNURM बनाई गई थी और JNNURM के भी जो मकान बनाए उसके बाद काफी लोगों को तो दिए ही नहीं गए और न देने के कारण से वो खंडर हो गए हैं। यानी 2012 में 11 में बनाने के बाद क्या उस समय उन सरकारों को ध्यान में नहीं आया था कि इसकी प्लानिंग क्या करनी चाहिए? JNNURM और इंदिरा आवास योजना ये पिछली सरकार 2014 से पहले 11, 12, 10 में जो बनाया गया इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी को लेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इंडिगो के जवाबदेह मैनेजर और CEO को वजह बताओ नोटिस का जवाब देने की मुद्दत में 24 घंटे की तौसीह कर दी है। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उसके बाद किसी भी सूरत में मोहलत में तौसीह नहीं की जाएगी। नोटिस 6 दिसंबर को इंडिगो में वसी पैमाने पर ऑपरेशनल मसाइल और खिलाफ वर्जियों के हवाले से जारी किया गया था, जिसमें 24 घंटे के अंदर जवाब देने की हिदायत थी। ताहम कंपनी के दोनों ओहदेदारों ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद DGCA ने आखिरी तारीख में मजीद 24 घंटे की तौसीह कर दी। साथ ही ये इंतबाह भी दिया गया कि अगर तौसीहशुदा आखिरी तारीख के अंदर मुकम्मल और तफसीली जवाब फराहम नहीं किया गया तो रेगुलेटर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर यकतरफा कार्रवाई करेगा। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में इंडिगो एयरलाइंस के बहरान पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में वाज़ेह किया कि बड़े पैमाने पर परवाज़ में खलल की बड़ी वजह एयरलाइन के अमले की रोस्टरिंग और अंदरूनी मनसूबाबंदी के निज़ाम की नाकामी थी। मुसाफिरों और अराकीन पार्लियामेंट को होने वाली तकलीफ पर अफसोस का इजहार करते हुए शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ने कहा कि फ़्लाइट में ताख़ीर और मनसूखी का सामना करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR मौजूद हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन ज़वाबित की तामील करने की ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर के मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। ये शोबा मुसलसल तकनीकी तरक्की से गुजर रहा है। हुकूमत का विजन मुल्क के हवाबाजी के शोबे में आला तरीन आलमी मेयारात कायम करना है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वज़ीर ने बताया कि मुतासिरा मुसाफिर को 569 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत की हिदायत पर अमल करते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने फौरी तौर पर अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए मुकर्रर किराए को नाफिज करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया है, जबकि एयर इंडिया बतदरीज किराए की हद को नाफिज कर रहा है, जो आइंदा चंद घंटों में पूरी तरह से नाफिज हो जाएगा। दर हकीकत इंडिगो के बहरान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का इदराक करते हुए वजारत ने हाल ही में घरेलू परवाज़ों पर इकॉनमी क्लास के किरायों की एक हद मुकर्रर की है, ताकि मुतालबात में इजाफे के साथ किरायों में नामुनासिब इजाफे को रोका जा सके।
इंडिगो फ्लाइट्स की मनसूखी के बाद मुसाफिरों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के मुख्तलिफ स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर भी मुसाफिरों की आमद रफ्त देखी जा सकती है। रुख करते हैं मगरबी बंगाल का, जहां पर जारी SIR के दौरान BLO मोबाइल ऐप में एक नया ऑप्शन शामिल किया गया है। यह ऑप्शन डुप्लीकेट वोटर्स की शनाख्त करेगा। अब BLO पोर्टल में डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन के नाम से नया ऑप्शन जोड़ा गया है। इस नए फीचर की मदद से एक ही नाम वाले मुतादिद वोटरों का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई डुप्लीकेट वोटर पाया जाता है तो BLO उसके घर जाएगा और उसके कागजात की जांच करेगा। तस्दीकी अमल के दौरान अगर किसी के पास 2 वोटर कार्ड होने का इंकशाफ होता है तो ऐसे वोटर को अपना पुराना और मौजूदा दोनों वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगर वोटर को 2 वोटर कार्ड होने की इत्तला ही नहीं थी तो उसे सिर्फ मौजूदा वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक हलफनामा BLO को जमा कराना होगा। मगरबी बंगाल हुकूमत पर SIR के अमल में मसरूफ BLOs के अलाउंसेस के लिए मुख्तस फंड्स को रोकने का इल्ज़ाम है। CEO के दफ्तर के ज़राए के मुताबिक CEO के दफ्तर ने रियासत के महकमा ख़जाना से BLOs, EROs और AEROs के अलाउंसेस के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा की दरख्वास्त की है, बेशमुल मोबाइल डेटा पैक की कीमत। ताहम यह रकम जारी नहीं की जा रही है। नतीजतन सिर के अमल में शामिल पोलिंग एहलकारों के पहले मरहले में हर एक को 2-2 हज़ार रुपये से ज़्यादा अदा नहीं किया गया। रियासत में इस वक्त 80,681 पोलिंग बूथ हैं। इन तमाम बूथों पर कम अज़ कम 1 लाख BLOs बशमुल सुपरवाइज़र SIR के काम में मसरूफ़ हैं। BLOs के नॉर्मल एजाज़िया 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। ERO को 30,000 और AROs को 25,000 रुपये एजाज़िया मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ ज़िले में नक्सल महाज पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ CPI के सरकर्दा लीडर और मरकज़ी कमेटी के रुकन रामधीर मजवी ने अपने 12 साथियों के साथ बकरकटा चौकी पर खुद सुपुर्दगी कर दी है। तमाम कारकुनान ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। उनके हथियार डालने के बाद MMC जोन यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन नक्सल फ्री हो गया है। इस पूरे ग्रुप MMC ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 अजला में अपनी मौजूदगी कायम की थी। रामधीर माजी के हथियार डालने को नक्सल तंजीम पर सबसे बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। रामधीर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। नक्सलियों से AK-47, INSS, SLR 303 और 30 कार्बाइन जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। और नई दिल्ली में मुनक़िद ज़रई कारोबार समिट 2025 में मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत दिलाने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि अब सिर्फ MSP ही नहीं बल्कि बागबानी फसलों पर MIS मंसूबों के तहत अगर बाजार की कीमत मुकर्ररा हद से नीचे गिरती है तो मॉडल रेट और फ़रोख्त की कीमत का फ़र्क बराह रास्त किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की तीसरी मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। मीटिंग की सदारत मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के वजीर तालीम जेसन क्लेयर ने मुश्तरका तौर पर की। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जयंत चौधरी और ऑस्ट्रेलिया के स्किल और ट्रेनिंग के वजीर एंड्रियो गायलिस भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और स्किल के शोबे में आपसी ताउन को फ़रोग़ देना है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को भारत में कैंपस कायम करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा गया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी में भारतीय आला तालीम के बैनुल-अक़वामी बनाने की बात कही गई है और इसी के तहत 15 से ज़्यादा सरे फहरिस्त गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस कायम करने की मंजूरी दी गई है। आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। मर्दों की हॉकी में आज शाम केप टाउन के स्टेलनबोश में 3 मैचों की सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले भारत ने इसी मैदान पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ का पहला मैच 5-2 से जीता था। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। भारतीय टीम का जनूबी अफ्रीका का दौरा इस साल की आखिरी बैनुल-अक़वामी सीरीज़ है। ख्याल रहे कि आलमी दर्जाबंदी में भारत इस वक्त 7वें नंबर पर है जबकि जनूबी अफ्रीका 12वें मकाम पर है।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।